फिर इसको ओके, एक सेकंड, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ बस। एक मिनट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इन आर्टिस्टों को मैं सेट करता हूँ, सब करें आप लोग। देखना, अब साइड लीड करेंगे।
चले जी, सो चले, हो गया बस। इससे बुरी पेंटिंग तो मैं बना लेता हूँ वैसे। वो मौका मिला ही था, कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है। कीड़े मकोड़े डाल रहे हो। पेंटिंग की क्लास रखे हैं एक। चले जी। सो ओके जी, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं विद दिस। एंड एक मिनट को। चलें जी, सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं विद द एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन। चलो नाउ, अब अभी सीरियस शुगर मिला यहाँ तक खत्म। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन की। सो जब भी अगर हम नाम लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन, तो बच्चे वैसे ही कांपने लग जाते हैं कि सबसे मुश्किल पोर्शन है, इसकी हमें कुछ समझ आनी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट तरह के अमूमन स्टूडेंट्स के व्यूज होते हैं। एक मिनट यार, ये आई थिंक एक कुछ। एम आई ऑडिबल नाउ? एमन मुजफ्फर। चले, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन की, तो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन अमूमन बहुत ज्यादा टफ पोर्शन कंसिडर किया जाता है। क्या है कि ये पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा, ये पोर्शन हमसे सॉल्व भी नहीं होगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके माइंड में चल रही होती हैं रिगार्डिंग द एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन, एंड सच कहूँ तो वो बनती भी हैं। ठीक है, क्यों बनती है? क्योंकि आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जब आपको ये चीज पढ़ाई नहीं गई है, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप किस तरह से आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, जबकि आपके प्रॉपरली, अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं, वहां पे प्रॉपरली आपके लिए क्लासेस रखी जाती हैं। प्रॉपरली क्लास 6 ग्रेड होते हैं ना, ग्रेड 6, 7, 8 में प्रॉपरली एनालिटिकल, सॉरी, मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स का या एनालिटिकल रीजनिंग का वहां पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं पर भी इसका नामो निशान नहीं मिलता, एक्सेप्ट द एनटीएस एंड फ्यू टेस्ट जो कि आपके एंटी टेस्ट एग्जाम्स हैं। सो कहने का बेसिकली पर्पस यहाँ पे ये है कि आपके बस एक, इट्स टोटली ओके, दैट्स टोटली ओके कि आपके पास कोई भी चीज आपको यहाँ पे जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर होती है वो नहीं आप कर पाते हो, या फिर आपसे जो है वो नहीं हो पाती है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अब आप इसके लिए कोशिश ही ना करो कि इस पोर्शन को मैंने इम्प्रूव करना है, या फिर इस पोर्शन के अंदर मैंने एक अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हाँ, जो चीज नोट डाउन करने वाली होगी वो करते जाना। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं वैसे नोट डाउन करने वाला, सुनने वाली चीज है। नोट वाली आगे प्रैक्टिस के पार्ट आएगा वो तब करना। अच्छा जी, सो नॉन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है डेट इज बेसिकली कि आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन है। एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन हमें अमूमन, अगर मैं आपसे ही पूछूं, आप में से बच्चों से पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पोर्शन कौन सा लगता है, तो आप में से मैक्सिमम यही कहेंगे कि सर हमें एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट अगर हम बात करते हैं आपके एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन की कि इसकी डिफिकल्टी की वजह क्या है, हम अगर रूट कॉजेस के ऊपर जाएं, तो वन ऑफ द रूट कॉज इज कि आपको ये चीज आती नहीं है, पढ़ी नहीं होती कभी भी। दूसरी चीज आपके पास ये होती है कि आपकी ये टाइम बहुत कंज्यूम करती है। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, अगर हम 20 क्वेश्चन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेना, तो ये 20 सवाल ही ऑलमोस्ट आपके 2 घंटे के अंदर से, 2 घंटे में से आपके 50 मिनट तो आराम सुकून से ये 20 मिनट के एमसीक्यूज खा जाते हैं। एंड रिमेनिंग आपके पास आपके 70-80 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने होते हैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर, के 1 घंटे 10 मिनट के अंदर, यानी कि आधा टाइम आपका सिर्फ 20 नंबर के एमसीक्यूज खा जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। सो डेफिनेटली आपको ये टफ तो लगेंगे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जब आप मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो आप इनको मैनेज भी प्रॉपरली नहीं कर पाते हो। तो ये भी आपके पास एक रीजन आ जाती है। लेकिन खैर, आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है।
आपको वो तमाम की तमाम चीजें, तमाम की तमाम गुर जो आपको सीखने चाहिए एक अच्छे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, वो तमाम की तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। सलार का भी इशू हो गया, एक सेकंड। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, डेट स्पेसिफिकली कि आपके डिफरेंट आपके पोर्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पोर्शन यहाँ पे आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर डिफरेंट तरह के आपके सिनेरियोस आपको दे दिए जाते हैं, एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर आंसर करना। अब मैं आपको क्लासेस का आज का फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर की, कि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। फिर हम बात करेंगे कंटेंट की, कि इसके अंदर चीजें क्या क्या पूछे जाती हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपके पास डिफरेंट मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस पोर्शन में से आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। फिर हम आगे बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट इश्यूज हैं, आपके जो कौन कौन सी डिफरेंट गलतियां हैं जो कि अमूमन स्टूडेंट्स करके आते हैं। फॉलोवर्ड पे आपके पास कौन कौन से डिफरेंट इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि उन तमाम मसलों का हल है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको अगर एक पैराग्राफ गिवन है, और इस एक ही पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे एक पैराग्राफ गिवन है, और एक ही पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे अगर 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, तो वो आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है। एक पैराग्राफ गिवन, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए जाएं। अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि जो चीज आप पहले पढ़ चुके हुए हो, उसके अंदर क्या कहते हैं, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक टोटली डिफरेंट चीज है, जबकि अगर हम बात करते हैं ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं, आपके पास ये मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको देखते साथ समझ आ जाए कि डायग्राम बनी हुई है तो किस चीज की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन है, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जन्म लेता है आपके माइंड में, डेफिनेटली आ भी रहा होगा कि सर जब सिनेरियो बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी वही है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी वही है जिसमें एक पैराग्राफ और एक क्वेश्चन होता है, फिर हम इसको डिफरेंट नेम्स क्यों दिए हुए हैं? द आंसर इज देयर कंटेंट। ठीक है, इनका कंटेंट जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं ना, तो कंटेंट के लिहाज से आपके पास कंटेंट के लिहाज से आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। आपको वो ये कहता है कि आपके डिफरेंट आपको बेसिकली वो कहता ही है कि आपके डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, उनकी मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी हुई है कि आपके पास बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज की, इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया जाता है। फिर आपको डिफरेंट तरह की कंडीशंस दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के और टर्की के हेड ऑफ द स्टेट्स को साथ में बिठाना है, ईरान और सऊदीया की आपस में नहीं बनती, इनको साथ में नहीं बिठाना। ठीक है, कतर क्योंकि इस चीज को होस्ट कर रहा है, तो कतर को आपने होस्ट की सीट देनी है या पहली सीट देनी है। तो इस तरह से आपके पास कुवैत और आपके पास जो आपका आता है यमन है। ठीक है, कुवैत और यमन के अंदर आपके पास बेसिकली जो आपकी सीट्स हैं, वो आपने उनका ऑर्डर जो है वो कुवैत का पहले रखना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, इकोनॉमिक अगर कॉन्फ्रेंस है, तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपको डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाती है, एंड देन फिर उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर ली जाती है। ये आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास दूसरी चीज आती है, डेट इज बेसिकली लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको बेसिकली इस तरह से कंडीशन नहीं दी जाती, आपको एक डिफरेंट सिनेरियो दे दिया जाता है, डिफरेंट आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है। आपने उस स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर आपने लॉजिकल उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, और लॉजिकली चीजों को आंसर करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपके जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस हैं, वो आपके डिफरेंट होते हैं इस बेसिस के ऊपर। सो फार मैंने दो चीजों की बात की है सिर्फ, एक आपके स्ट्रक्चर की
और एक मैंने बात की है कंटेंट की। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट में से यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो दो चीजों में से स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ठीक है। लॉजिकल लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ तो कि आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इट्स 11 पीएम, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इट्स 11 पीएम, तो आप क्या डिफरेंट लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो? अली, ये लिखा हुआ है। गुड नाइट टाइम होगा, स्टार्स होंगे स्काई पे, ठीक है, खामोशी होगी, डार्कनेस होगी, स्लीपिंग टाइम होगा, ठीक है, क्लास आप लोगों की एंड हो चुकी होगी, मून निकला होगा, 1 घंटे बाद जो है वो अगला दिन शुरू हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? डॉग्स जो है वो भौंक रहे होंगे, ठीक है, कॉप्स जो है वो पेट्रोल कर रहे होंगे, या फिर सपोर्ट कर रहे होंगे चोरों को। अच्छा जी, सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास, सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे आप यहाँ से लॉजिकली डिडक्ट कर सकते हो। एंड द थिंग इज कि मैंने इनमें से कोई भी बात आपको नहीं बताई, मैंने सिर्फ ये कहा कि इट्स 11 पीएम। बाकी तमाम की तमाम चीजें आपने खुद डिडक्ट की हैं, तो ये बेसिकली आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग कहलाती है। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल, अगर आपको याद हो मैंने एक पहले भी दी हुई है, मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि आपका होता ही है पास्ट पेपर से आपकी एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको दूसरी वाली देता हूँ। अच्छा, होता ही है कि आपके पास एक स्टूडेंट होता है जो कि अपने एग्जाम्स के अंदर ना जो डॉक्टर बन रहा होता है, ठीक है, डॉक्टर बन रहा होता है वो बेसिकली उसके बाद उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स में पढ़ता नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्स के अंदर ना चीट लेके जाता है, जो चीटिंग चिट्स होती है ना, बूटियां जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो बूटियां जो है वो लेके जाता है अपने एग्जाम्स के अंदर, और वो बूटियों से क्वेश्चंस मतलब जो भी अपने एग्जाम से वो अटेम्प्ट करता है। अच्छा, होता ही है कि उसका जो एग्जामिनर है वो उसको पकड़ लेता है, वो फीमेल एग्जामिनर होती हैं, वो उसको पकड़ लेती हैं, ठीक है, पकड़ लेती हैं, और उसके बाद जो है वो उसको मना कर देती हैं, उसको जो है वो छोड़ देती हैं, ठीक है, मेडिकल एग्जाम के अंदर। उसके बाद होता ही है कि दोबारा से जो है वो क्योंकि उस पर उसको छोड़ दिया जाता है, वो दोबारा से वो चीट्स लेके आता है, उसको फिर भी वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस बार जो है वो थोड़ा रिश्वत वगैरह ऑफर करता है, वो ले लेती है, और जो है वो छोड़ देती है। फिर इसी तरह से थर्ड टाइम भी इसी तरह से होता है। फिर खैर कहने का पर्पस ये है कि वो कर कर आके उसको डिग्री तो मिल जाती है डॉक्टर की। लेटर ऑन जो उसकी फर्स्ट सर्जरी होती है, फर्स्ट सर्जरी के अंदर ही उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उसको नहीं चीजों का पता होता, क्योंकि उसने चीट करके पास किया होता है सारी चीजें, तो वो जो पेशेंट जिसको वो ऑपरेट कर रहा होता है उसकी डेथ हो जाती है, और प्रॉपरली उसकी जो गलती होती है वो पता चल रही होती है कि ये इसके ऑपरेशन के अंदर करते हुए गलती की वजह से जो उसकी डेथ हुई है। सो खैर ये सारी कहानी थी, क्या लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो? नेग्लिजेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। डंगल डॉक्टर। अच्छा जी, हॉस्पिटल, ग्रेडी एग्जामिनर, नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, फ्लॉ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चीटिंग नॉट गुड, ठीक है, फीमेल टीचर, नहीं, वुमेन, वार्निंग इज वन टाइम, नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम, पैसा सब पे भारी। चलें, सो बेसिकली वहां पे जो आपका करेक्ट आंसर था ना वो ये था, करेक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अगर आपकी बुराइयों को रूट काज से ही रोक दिया जाए तो वो बाद में जो है वो मेजर इश्यूज का सबब नहीं बनती हैं, ठीक है। ये आपका वहां पे लॉजिकल कंक्लूजन था, जो आपके करेक्ट आंसर था इन दैट पर्टिकुलर केस, जिसकी क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, स्ट्रक्चर एज वेल एज कंटेंट, राइट? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन सो फार यहाँ तक? अब चलिए नेट्स गेट। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, इट इज बेसिकली, और दो चीजों की हमने बात कर ली।
थर्ड हम बात करते हैं आपके पास आपके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम बात करते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपके पास बेसिकली आपके यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं टोटल, वो आपके 20 मार्क्स होते हैं आपके टेस्ट के अंदर, चाहे वो आपका नेट है, गेट है, पेरिया है, यूसेट को छोड़ के हेड के अंदर भी, और आपके पास बेसिकली इन टेस्ट के अंदर। जबकि अगर हम यूसेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपके 6 नंबर का होता है एनालिटिकल रीजनिंग। और अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर के टेस्ट के अंदर आपके यहाँ पे 25 नंबर की होती है ये एनालिटिकल रीजनिंग। सो अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं, तो आपके पास बेसिकली कितने परसेंट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से होते हैं। तो आपके जो अमूमन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो बेसिकली आपके पास जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो आपके आप कह सकते हो क्या चीज। हाँ ठीक है। 6 के नहीं 20 का होता है जो सेट में नहीं। आपका जो है ना जो सेट के अंदर आपका 6 नंबर का होता है एनालिटिकल रीजनिंग की बात करो। अच्छा जी, जो हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं हम गेट के, हाँ जी, जो सेट सॉरी गेट ए वालों के। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज आपके पास आती है यहाँ पे। चलिए अब आउट ऑफ द टॉपिक जैसे चाह रही है। अच्छा सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अमूमन, अगर हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो अमूमन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 12 से लेके 13 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सिनेरियो बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 4 से 6 के दरमियान लाए कर रहे होते हैं। जब भी आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन या फिर अमूमन 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अमूमन ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, डेफिनेटली आपके टेस्ट के अंदर जो है वो आपका एग्जामिनर इसको वेरी कर सकता है, उसकी मर्जी के ऊपर होता है। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज की, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये एक मेरे जैसा आपको पता है, ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, ये सारी की सारी आपके माइंड की गेम है। ठीक है। ये सारी की सारी आपकी साइकी, अगर मैंने ये चीज चेक करना है ना कि आप वाकई किसी काबिल हैं या नहीं है, मैं आपको क्वांटिटेटिव से ये गेस नहीं कर सकते कि आप काबिल हैं या नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे वो फॉर्मूलाज मेमोराइज करके आ सकते हैं, उसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी वर्बल से भी मैं आपको गेस नहीं कर सकता कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं है। ठीक है, आप काबिल हैं एडमिशन के या नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी मेंटेलिटी अगर मैंने चेक करनी है ना, तो मैं एनालिटिकल रीजनिंग से आपको पूरा झंझोड़ सकता हूँ कि एक्चुअल में आप कितने काबिल हैं। ठीक है। क्योंकि जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है ना, या फिर जो जिसको हम मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, सो जो आपके एनालिटिकल रीजनिंग होती है या फिर जो मेंटल मैथ प्रॉब्लम्स होती है, ये आपकी सारी की सारी माइंड की गेम होती है। और सारा का सारा आपका माइंड जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब होता क्या है, होता भी यही है कि आपके पास अमूमन जो टेस्ट आपका होता है ना, उसके अंदर आप कुछ मिस्टेक्स करके आते हो। ठीक है। अभी मैं एक खास तौर पे ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहले टेस्ट दे के आ चुके हैं, वो ये खुद इस चीज से रिलेट करेंगे कि हम यही मिस्टेक्स पहले कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे जैसा एक बिल्कुल नालायक सा स्टूडेंट है। ठीक है। इंतहाई एक नालायक सा स्टूडेंट है मेरे जैसा। वो करता क्या है, वो अपने एग्जाम के अंदर जब जाता है, उसके सामने एक सवाल होता है। ठीक है। ये आपके पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब मेरे जैसे नालायक से स्टूडेंट क्या करेगा, उसकी जरा सोच को समझने की कोशिश करना, मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करना, और आप खुद एक्सट्रैक्ट करना कि नहीं यार, एक अभी बेसिकली एक दो चीजें होती हैं चीजों को देखने की। ठीक है। हमें भी आप जैसे नालायक बना दो। अच्छा जी, तो बेसिकली दो चीजें आपकी होती हैं आपकी देखने की, हम हमेशा चीजों को, एक आपके पास होती है स्टूडेंट की नजर से चीजों को देखना, एक आपके पास वो नजर होती है जिससे आपका टेस्ट बनाने वाला या टेस्ट पढ़ाने वाला, ये दो लोग देख रहे होते हैं। तो मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा एक उस स्टूडेंट की नजर से हटा के ना, एक ओवरव्यू के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, जहां से आप टेस्ट बनाने वाले की भी नेचर चेक कर सकते हो, और टेस्ट को सॉल्व करने के वाले की या पढ़ाने वाले की भी नेचर देख सकते हो, या फिर उसको तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा, जो अब होता क्या है,
अब मेरे जैसे नालायक से स्टूडेंट है, सबसे पहले आएगा अपने क्वेश्चन के ऊपर, पहला क्वेश्चन पढ़ेगा, अच्छा जी ये चीज है, अच्छा इसकी ऑप्शन है, 1 मिनट लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा जी ये इसके ऑप्शंस हैं कि ये ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा मिनट लगा दिया, तीसरा मिनट लगा दिया, चौथा मिनट लगा दिया, पांचवा मिनट लगा दिया, ओके जी कोई मसला नहीं है, मैंने इसको जो है वो पढ़ लिया। 5 मिनट मेरे यहाँ पे जाया हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आ जाता हूँ अपने पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। अमूमन आपके जो पैराग्राफ होते हैं ना, अमूमन नहीं बल्कि होते ही आपके दो पार्ट्स होते हैं आपके पैराग्राफ के, एक पहला पार्ट है और एक आपके पास होता है आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। एक पहला पार्ट होता है और एक आपके पास होता है आपका दूसरा पार्ट। जो आपका पहला पार्ट है ना, मैं क्या करता हूँ कि इसको बड़े आराम से कौन से, अच्छा जी ठीक है, 4 पेंसिल हैं, 4 पेन भी हैं, अच्छा उसके बाद बुक्स भी हैं, ये है वो है, बड़े आराम सुकून से पढ़ रहा हूँ। ऑल ऑफ द सडन मुझे फिर एक शैतान मेरे पास आता है। शैतान आके मुझे एक बात कहता है, यार फहद क्या कह रहा है, क्वेश्चंस के पैराग्राफ के तो थोड़ी ना नंबर है, क्वेश्चंस के नंबर है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन द पैराग्राफ्स। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से फिर मैं यहाँ पे टेंशन ले जाऊंगा, मैं यहाँ पे स्पीड पकड़ लूंगा, ठीक है। मैं अच्छा अच्छा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ओके ओके ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, कर करा के ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 मिनट यहाँ पे भी कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं आ जाऊंगा अपने पैराग्राफ क्वेश्चंस के ऊपर। पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं आया, ठीक है, पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं आया, अच्छा जी ये चीज है, अच्छा ये चीज यहाँ पे होगी, नहीं अगर ये इसके साथ बैठेगा तो ये इधर बैठेगा, नहीं अच्छा ये यहाँ पे बैठना चाहिए, कर करा के आपके पास ऑलमोस्ट 2 मिनट मैंने लगा लिए, क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आया मैं, अच्छा जी ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, ये चीज ओके ओके ठीक है। अब मैंने 2 मिनट भी क्या कर लिए यहाँ पे लगा लिए, अब ये भी मैंने कर लिया सॉल्व। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दोबारा से मेरे ऊपर शैतान आ जाएगा, और शैतान आके मुझे कहेगा, यार फहद क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 नंबर का सवाल सॉल्व किया और 14 मिनट जाया कर दिए हैं। अब यहाँ पे आके आपकी मेंटेलिटी ये है, ह्यूमन नेचर ये है, ह्यूमन साइकी ये है, आप यहाँ पे टेंशन ले जाते हो, स्ट्रेस ले जाते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हो ना, आसान सवाल होगा थर्ड वाला, लेकिन आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के ऊपर आप एक ही टेक्निक को लगाओगे, अकड़ बकड़ बम्बे बो एंड हाँ ठीक है, या फिर दुरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वसल्लम बारिक अला इब्राहीम। चले जी यहाँ पे रुक गया, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। या फिर आजकल जो है वो एक और नया मदनी तरीका भी है, जो कि आपकी आयतुल कुर्सी वाला है, ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया तो उसमें आपके पास जहां पे रुक गया तो वही आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो खैर कहने का बेसिकली पर्पस ये है कि आप अगर इस सारी की सारी स्टोरी को ऑब्जर्व करते हो, यही काम करके आए हुए हो, ठीक है, वो मुझे पता है पहले से। सो आपके पास बेसिकली अमूमन होता भी यही है कि आप अमूमन जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की नेचर ये है कि वो यही मिस्टेक अमूमन करके आते हैं अपने टेस्ट के अंदर, ठीक है। इससे अब आपको नुकसान क्या हो रहा है, टाइम भी जाया, बाकी पोर्शंस के लिए टाइम भी नहीं बचा, यहाँ पे भी नंबर ना आए, ठीक है, और टोटल भी आपके नंबर ना आए ना। अब मैं आपके आता हूँ कुछ और चीजों के ऊपर। अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मसला होता कहाँ पे है, प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आते हैं ना, तो हमें बेसिकली 4 तरह की मेजोरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं बीइंग अ स्टूडेंट। वो 4 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज आपके पास होती है टाइम मैनेजमेंट। अब डेफिनेटली आपको पता है कि आपको मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि इतना सारा टाइम आपका अगर कंज्यूम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर तो मुश्किल आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे एक और क्रूशियल फैक्टर होता है, डेट इज बेसिकली और स्पेस मैनेजमेंट। अब एक्चुअली होता ही है कि आपको जो टेस्ट के अंदर पेपर प्रोवाइड किया जाता है ना रफ वर्क करने के लिए, वो आपके सिर्फ हाथ के साइज का होता है, ठीक है। आपका जो हाथ का अपना देख लो कि हाथ का साइज कितना होता है, सिर्फ इतना सा आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है, और उस पेपर के ऊपर आपने पूरा का पूरा टेस्ट सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली अपने टेस्ट को मैनेज नहीं करते हैं ना, इन दैट पर्टिकुलर केस, तो आपका सिर्फ एक दो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ही वो 2 पेज आपके जाया करवा जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए स्पेस मैनेज करना भी जरूरी है। दो आपके आखिर में जब आपकी फाइनल इंस्ट्रक्शंस की क्लास होंगी, तो मैं आपको कुछ जुगाड़ बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकोगे। फिर अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज यहाँ पे आती है टाइम मैनेजमेंट के बाद, हाँ दोबारा नहीं मिलता।
सो उसी बुकलेट के अंदर होता है बस सिर्फ। अच्छा, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है स्पेस मैनेजमेंट के बाद, तीसरी आपके पास जो चीज आपको इशू होता है यहाँ पे, वो आपका होता है स्ट्रेस का। कि आपको स्ट्रेस को भी अपने मैनेज करना है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि आप जो स्ट्रेस लेने की वजह से जस्ट अपने सारे के सारे मार्क्स गंवा बैठे और टाइम भी ज़ाया कर बैठे। और लास्ट के अंदर आपके पास जो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, दैट इज बेसिकली योर स्कोर मैनेजमेंट। कि आपने इस पोर्शन के अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको करना है, और बाकी पोर्शन के अंदर भी आपको अच्छा स्कोर करना है। अब हम आते हैं कुछ चीजों के ऊपर कि एक तो वो बच्चा था, एक तो मैं था, ठीक है, जो मेरे जैसा नालायक सा स्टूडेंट था, जिसने जो है वो डिफरेंट मिस्टेक की। अब आप जैसे जो लाइक बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं चीजों को, जो एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ के जा रहे हैं, कि जो कि ओनली इंस्टीट्यूट है इस चीज की प्रिपरेशन का, जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट है, तो उससे अगर पढ़ के जा रहे हैं, तो वो क्या मिस्टेक, वो क्या चीजें जो है वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, पहली जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई जो आपने नहीं करनी, वो ये है कि आप डायरेक्टली कभी भी आप क्वेश्चन के ऊपर नहीं आओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने हमेशा पहले आना है पैराग्राफ के ऊपर। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, पहला काम ये करना है, हमेशा कभी भी क्वेश्चन के ऊपर पहले नहीं आना। हमेशा पहले आप आओगे अपने पैराग्राफ के ऊपर। अनलाइक जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मैंने आपको बताया था कि आपने पहले क्वेश्चंस को एक नजर देखना है, लेकिन एनालिटिकल के अंदर आपने डायरेक्टली अपने पैराग्राफ के ऊपर आना है। पहली बात आपको शैतान ने आके क्या कही थी, वो आपको उसने आके ये कही थी कि यार पैराग्राफ के तो थोड़ी ना नंबर है, क्वेश्चंस के नंबर है। तो आपने क्या किया कि पैराग्राफ जल्दी जल्दी रीड आउट किया, जबकि क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज्यादा टाइम दिया। यही आपके पास सेकंड आपकी होने वाली बड़ी मिस्टेक है। आपने क्या करना है कि अमूमन आपके अगर 8 नंबर का सवाल, सॉरी 5 नंबर का सवाल है ना, तो ऑलमोस्ट आप 8 मिनट आप दे सकते हो इजिली, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने ज्यादा टाइम अपने पैराग्राफ को देना है, जबकि कम टाइम आप अपने क्वेश्चंस को देना है। जब आप पैराग्राफ को समझ लोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, देन आपके लिए ये 3 मिनट भी यहाँ पे इनफ होंगे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक और मिस्टेक जो मैंने की, वो आपने नहीं करनी। वो ये है कि आपने याद रखना है कि आपके जो पैराग्राफ है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। जो आपका पहला पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर कोई खास इतनी कोई काम की चीज नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं आपका जो दूसरा पैराग्राफ है ना, वहां पर आपका एक एक लफ्ज आपके बड़े काम का होता है। सो आपके पास बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक एक पैराग्राफ आपके बहुत काम का होता है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका सेकंड पैराग्राफ है ना, ठीक है, जो आपका पहला पैराग्राफ है उसको आपने जल्दी से ओवरव्यू कर लेना, जल्दी से आपने, ताकि फ्लो ना टूटे। जल्दी से आपने पढ़ लिया, आपको बहुत हो तो दो तीन चीजें आपकी काम की होती हैं। जबकि आपके सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक एक लफ्ज आपका काम का है, आपने उसको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास यहाँ पे, ये आपकी एक अमूमन मिस्टेक होगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो ना, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अगर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है, ठीक है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका अगर एक सवाल है जो आपका 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने वहां पे टाइम जाया अपना नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है, आपने उसको स्किप करो, अगला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। जब अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, तो आपके पास चांसेस आर देयर कि आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो आपको हेल्प आउट कर रहा हो इन ऑर्डर टू गेस कि आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो क्या होगा, ठीक है। तो खैर ये सारी चीजें थी। अभी आपके बस सेशन, अभी मैंने आपको इसके बाद एक टेक्निक बतानी है। ओके, सो अभी आपने करना ही है कि सेशन एक्सपायर होने वाला है, यूजिंग द सेम लिंक जल्दी से वापस रिज्वाइन कर लो। एक टेक्निक है वो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद जो है वो आप हम नमाज ब्रेक ले लेंगे, एंड देन फिर 10 बजे सिर्फ फिजिक्स वालों की क्लास होगी, जिनके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होती है सर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल नेट आई एम, खैर वो आपको पता होगा बेहतर।
छुट्टी कब होगी? 10:40 पे। वापस रिज्वाइन कर लो जल्दी से।